प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति। इससे पहले हम आपको भारतीय संस्कृति के जो रचयिता हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जीवन परिचय लिखने को दे चुके हैं। आइए पहले उनके बारे में हम जानते हैं। बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म था वो 1884 ईस्वी में बिहार एक राज्य है जिसमें एक छपरा जिला पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। और उस जिले में एक जीरादेई नाम का ग्राम था, वहीं इनकी जन्मस्थली है। तो बच्चों, बताया है काफ़ी पढ़ाई में, बुद्धि में कुशाग्र होने के कारण निरंतर उन्नति को प्राप्त होते गए। हर परीक्षा को उत्तीर्ण करते गए। कॉलेज भी इन्होंने टॉप किया, वकालत भी इन्होंने की उच्च न्यायालय में कोलकाता में। लेकिन ये गांधी जी के आदर्शों से, आज़ादी से, उनके सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उनके साथ में हो लिए और वकालत छोड़ दी। पता नहीं, बचपन से ही इनके अंदर एक देश सेवा का मन था, देश की सेवा करने की इच्छा थी, और इसलिए ये गांधी जी के साथ हो लिए। कांग्रेस के सभापति भी चुने गए थे, और सबसे पहले जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो ये प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित हुए। इनको सबसे प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया सन 1962 ईस्वी में। बच्चों, 62 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति रहे थे, सबसे पहले इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। रचनाएं इन्होंने बहुत सी लिखी। इनकी रचनाएं सबसे अधिक प्रसिद्ध रही शिक्षा और संस्कृति है, गांधी जी की देन है, मेरी यूरोप यात्रा है, बाबू जी के कदमों में। ये इनके अधिकतर चंपारण जो एक रचना है, वो भी चंपारण में महात्मा गांधी, वो भी बहुत प्रसिद्ध रही। इन्होंने भाषा भी बहुत सरल, सुबोध, व्यवहारिक भाषा को अपनाया, लेकिन कहीं कहीं उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी के भी शब्द इनके मिल जाते हैं। तो बच्चों, देखा जाए, राजेंद्र जी ने अपनी लेखनी से समाज का एक चित्रण, जो कहते हैं चित्र, उसको प्रस्तुत किया कि हमारे भारत में अनेकता, विभिन्नता होती हुई भी एकता दिखाई देती है, अखंडता दिखाई देती है। ठीक है। चलिए बच्चों, आज हम इनके जो भारतीय संस्कृति पाठ है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, और आप अपनी पेन, पेंसिल, किताब को, कॉपी को साथ में अवश्य रखेंगे, ताकि कहीं पर कुछ आपको समझ में ना आए, बताया जा रहा है तो उसको आप नोट कर सकें, लिख सकें। पुस्तक को यदि साथ में रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं, अब इसे पढ़ते हैं पाठ को। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि ये एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में, और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नज़र आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नज़र आ सकती। बच्चों, लेखक का कहने का मतलब है, जो हमारा भारत है, हमारा देश है, इस देश में हर प्रकार से असंख्य भाषाएं हैं, वेशभूषा है, बोलचाल है, पहनावा है, खान पान है, बहुत सी चीज़ों में विभिन्नताएं नज़र आएंगी। थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत चीज़ें आपको अलग ढंग से दिखाई देंगी। अगर कोई विदेशी या परिचित व्यक्ति है, जब यहाँ घूमने आता है तो देखकर आश्चर्य से भर जाता है। उसे ये लगता है कि यहाँ पर तो कई देशों का
देशों की संस्कृति झलक दिखाई देती है। ऐसा लगता है भारत एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है, मिश्रण है। यहाँ पर सभी देशों, कई देशों की, विभिन्न देशों की संस्कृति दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि महाद्वीप नजर आने लगता है। तो कहीं पर देखिए क्या बताया है, हिमालय की ये जो लेखक है बड़ा ही संस्कृति को बड़ा ही अच्छा से प्रस्तुत करते हुए बोलते हैं, कहते हैं हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। लेखक क्या कह रहा है? लेखक कहता है कि हमारे देश में एक तरफ तो हम देखते हैं कि हिमालय जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जब घूमने जाएंगे। दूसरी तरफ वहीं नीचे देखते हैं कि समतल में नदियाँ बह रही हैं, बहुत सी समतल हिस्से में नदियाँ, रंग बिरंगे ये सब देखने को मिलेंगे। बहुत से पर्वत देखने को मिलेंगे समतल को छोड़कर, कभी विंध्याचल मिलेगा, अरावली मिलेगा, सतपुड़ा मिलेगा, सह्याद्री मिलेगी, नीलगिरी की श्रेणियाँ मिलेंगी। तो देखकर हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा, अभूतपूर्व आनंद उसे प्राप्त होगा। तो लेखक का कहने का मतलब यह है, अगर हम पश्चिम से पूर्व तक जाने के लिए देखेंगे तो बहुत सी विभिन्नताएं मिलेंगी, देखकर हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा, मन रंग बिरंगी रंगों से रंग जाएगा। लेखक कहता है कि हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें ना कभी सर्दी होती है ना कभी गर्मी देखने को मिलेगी। लेखक बताते हैं, कहते हैं बहुत सी ऐसी जगह हैं हिमालय की कि जहाँ पर कभी कहीं पर कोई गर्मी ही नहीं पड़ती है। हमेशा वहाँ के लोग सर्दी के कपड़े पहने रहते हैं, आग हमेशा साथ में रखते हैं, आग से ताप सेकते रहते हैं। और कहीं पर अगर चले जाओ तो ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर लू आपको चलती हुई दिखाई देगी। लू मतलब गर्म हवाएं दिखाई देंगी। अगर हम कन्याकुमारी की बात करें तो वहाँ पर एक ऐसा मौसम रहता है, ना गर्मी रहती है ना सर्दी रहती है, हमेशा एक सा ही मौसम रहता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो लेखक कहते हैं कि अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। अगर हम देखें असम की पहाड़ियों में बहुत वर्षा मिलेगी, पानी पानी मिलेगा। तो अगर हम जैसलमेर में जाकर देखें वहाँ तप्त भूमि जानते हैं ना, गर्म जलती हुई भूमि, लिख सकते हैं बच्चों, आप नोट कर सकते हैं, जलती हुई भूमि, ठीक है, जलती भूमि या गर्म भूमि, तप्त भूमि, ठीक है, मिलेगी जहाँ पानी बहुत कम बरसता है। लेकिन ऐसा कोई अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा ना किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में पाया ना जाता हो, और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो तो आओ बच्चों कहते हैं पानी, ठीक है ना, पानी हवा, आओ हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। बच्चों, लेखक का कहने का मतलब ये है, हमारा जो ये देश है भारत, ये विभिन्नताओं से भरा है, विभिन्नताओं से, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकता दिखाई देती है। तो लेखक कहता है कि हमारे देश में विविधताएं देखने को मिलती हैं, बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे एक महाद्वीप में होती हैं। एक और तो असम में पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही वर्षा होती है, दूसरा राजस्थान में अगर देखें तो वहाँ 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है।
असम की जलवायु बहुत आर्द्रता कहते हैं, ठंड से और पानी से होती है, युक्त रहती है। लेकिन उधर ही जैसलमेर की जो जलवायु है वो बहुत गर्म है, आग से तपता हुआ है। हर समय जब देखो गर्म थपेड़े वहां पर चलते रहते हैं, गर्म रेत उड़ती रहती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ विश्व में बहुत प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई चीज उत्पन्न ना हो, ऐसा कोई जानवर, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, ऐसा कोई वन्य क्षेत्र नहीं है जो यहाँ पर प्राप्त नहीं होता हो। क्योंकि भारत की जो प्राकृतिक विविधता है, यहाँ के लोगों का रहन सहन, जो वेशभूषा, खान पान, शरीर, मस्तिष्क, हर किसी पर पड़ता है। कहते हैं ना बच्चों, खान पान का हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अच्छा खाना, अच्छा बोलना चाहिए, जिससे हमारे व्यक्तित्व को झलकाता है। तो लेखक कहते हैं कि किसी स्थान की जैसे जलवायु, रहन सहन या कुछ है तो वो शारीरिक विकास को अधिक प्रभावित करती है। वहाँ की जलवायु हमारे शारीरिक विकास को भी प्रभावित करती है, हमारा खान पान भी प्रभावित करता है। हमारी जो शारीरिक संरचना होती है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु में विविधता है, प्रकृति में ही विविधता है। हमारे खान पान, इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है। रहन सहन, जलवायु का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तभी तो कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। जब हम देखते हैं तो कुछ थोड़ी ही दूर निकल के जब चलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि हमारी पानी भी हमारे लिए टेस्ट अलग लगने लगता है, स्वाद अलग लगता है। वाणी अर्थात बोली भी अलग अलग लगती है कि ये बोली हमको समझ में नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं, बदल जाती है। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं बच्चों। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की गिनती भी आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि ये देश नहीं, अनेक देशों का समूह है, एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने को आएगी। लेखक क्या कह रहा है? लेखक कहना चाहता है कि अगर हम विश्व के सभी धर्मों के अनुयायियों को देखें, अपरिचित, अपरिचित बच्चों किसे कहते हैं? अनजान व्यक्ति। ठीक है, अपरिचित। अगर कोई अनजान व्यक्ति यहाँ आता है, अपरिचित व्यक्ति यहाँ आता है, ठीक है, अपरिचित कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं अनजान व्यक्ति। ठीक है, संप्रदाय आप जानते हैं, संप्रदाय वर्ग, ठीक है, धर्म को मानने वाले अलग अलग। तो लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि जो विश्व के बहुत से ऐसे धर्म हैं, ऐसे अन्य धर्मों को मानने वाले अनुयायी हैं जो हमारे देश में मिल जाएंगे, चाहे वो जैन हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, बहुत से धर्मों को मानने वाले अलग अलग अनुयायी मिल जाएंगे। और ना जाने कितनी ही बोलियां यहाँ पर रहती हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत सी बोलियां यहाँ पर रहती हैं जिनकी गिनती करना बड़ा ही मुश्किल है। गिनती भी आप नहीं कर सकते हैं कि कितनी तरह की यहाँ बोलियां होती हैं, बहुत से धर्म हैं। लेकिन ये सारी विचारधाराएं हमारी संस्कृति को क्या करती हैं? उठाती हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति जो है, सभी लोग, अगर कोई अपरिचित अनजान व्यक्ति आकर देखे तो वास्तव में वो कहेगा कि ये एक देश नहीं, कई देशों का समूह है। क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की संस्कृति, सभ्यता दिखाई देती है। हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार उसके अनुयायी हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, वो दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ विभिन्नता होने पर भी एकता ही नजर आती है। तो लेखक कह रहे हैं, लेखक क्या कहते हैं कि जो ये हमारी संस्कृति है, इसका एक क्या है? सर्वधर्म समभाव, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, अपनत्व, ये हमारी संस्कृति में पाया जाता है। किसमें? हमारी भारतीय संस्कृति।
क्योंकि हमारे इस संसार ने क्या किया है, जो हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक मतलब वेदों की, जो पुरानी देवताओं की जो संस्कृति रही है उसको अपनाया है यहाँ, जिससे हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत अधिक और उन्नतशील हो गई, समृद्ध हो गई है। इस प्रकार अगर हम देखें तो विभिन्नता होते हुए भी हमारा देश क्या है, एकता में पिरोया हुआ है। इसमें अखंडता है, कोई इसे अलग नहीं कर सकता है। ठीक है ना बच्चों, आगे देखते हैं। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मड़ी या फूल दूसरों से ना तो अलग है और ना हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। ये केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों को संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। देखिए बच्चों, लेखक क्या कह रहा है, लेखक कहना चाह रहा है, प्रसाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम एक माला जब बनाते हैं तो एक धागे में बहुत तरह के मोतियों को, मड़ियों को पिरोते जाते हैं और उससे एक माला तैयार होती है, और उस माला को जब हम गले में डालते हैं, पहनते हैं, तो हमारा गला तो सुंदर होता है लेकिन कहीं अधिक वो माला उसमें सुशोभित होती है। सब कहते हैं ना ये माला बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही है। तो क्योंकि उससे कोई भी मन का फूल मोती अलग नहीं होता, उसी में जुड़ा हुआ होता है, उसी में पिरोया हुआ होता है। उसी प्रकार से हमारा ये देश है, यहाँ पर हर प्रकार का व्यक्ति आपको मिलेगा, हर तरह के विचारधारा के लोग आपको मिलेंगे, बहुत से भाषा के लोग, जाति के लोग, धर्म के लोग, बहुत सी भिन्नता के दर्शन होते हैं और अनेक जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, जातियों के लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अलग अलग तो हैं, लेकिन उनकी विचारधारा किसके समान है, जैसे एक माला में पिरोकर कई फूल एक ही माला को तैयार कर देते हैं, उसी प्रकार हमारे जो लोग हैं, इस भारत में रहने वाले लोग हैं, वो हमारे भारत को ही तैयार करते हैं, अर्थात हमारे भारत की ही उन्नति करते हैं, भारत का ही गुणगान कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर देखा जाए तो कहीं से भी हम अलग, अपने देश में अलग नहीं दिखाई देते हैं, हम सब एक ही दिखाई देते हैं। ठीक है, और बच्चों आज भी अगर देखा जाए हमारे भारत की अगर विदेशों में भी पहचान है तो वास्तव में हमारी संस्कृति की वजह से है, क्योंकि हमारी संस्कृति की वजह से आज बड़े बड़े देश हमारे आगे झुकने लगे हैं। तो कहा है कि इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न, फल, फूल पैदा करती रहीं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। आज हम इसी, तो लेखक का कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से विभिन्न नदियों के उद्गम स्थल और प्रवाह क्षेत्रों में बहुत सी भौगोलिक स्थितियां अलग अलग होती हैं, उन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जो बहुत सारी जलवायु के प्रकार होते हैं, कहीं गर्म है, कहीं ठंडा है, कहीं कैसा भी बह रहा है। तो लेखक ये कहता है कि रखते हुए प्रगाढ़ का मतलब है गहरा, ठीक है ना बच्चों, गहरा, ठीक है, गहरा। तो यहाँ पर जो संबंध है वो बहुत गहरा होता है, ठीक है ना, और इसी संबंध को, अनेकता में एकता होते हुए भी इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, भारतीय संस्कृति, एकता कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, एकता। चलिए आगे देखते हैं।
आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा है, अभिलाषा और प्रयत्न है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए, अस्तित्व, अस्तित्व मतलब सत्ता, ठीक है, सत्ता, जो हमारा प्रभुत्व था, हमारी सत्ता थी, ठीक है ना। चलिए, क्या कहा है लेखक ने? लेखक कहते, देखिए लेखक क्या कहना चाहता कि भारत में बहुत सी विविध, बहुत सी अलग अलग सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, लेकिन सबका मेल है, सब एक जगह आकर मिल जाती हैं। जैसे कई धाराएं मिलकर एक नदी में अगर आ जाती हैं तो वो सब एक हो जाती हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी कई धर्म, कई संस्कृतियां आकर सब आकर क्या हो गई हैं, एक हो गई हैं। इसलिए हमारा भारत जो है विविधता होते हुए भी एकता को प्राप्त है और आज भी अपनी संस्कृति का जो अस्तित्व है वो बनाए हुए हैं। तो लेखक क्या कहता है कि जो भारतीय संस्कृति रूपी एक विशाल, जैसे कहते हैं ना, कोई सागर है, जिस सागर में कुछ भी डाल दो पता ही नहीं लगता, उसी प्रकार ये भारत हमारा एक सागर है, संस्कृति रूपी एक सागर है विशाल, जिसमें जाति, धर्म, भाषा, अनेक नदियों के में एक भाव, शुद्ध, स्वच्छ, शीतल और स्वास्थ्यप्रद भारतीयता रूपी एकता का जो जल है वो क्या हो रहा है, अमृत बन गया हो, अमृत बन के प्रवाहित होने लगा। मतलब हर प्रकार की जो संस्कृति इस भारत में है वो एक होकर बहने लगी है, एक होकर बह रही है। तो कहा है, लेखक यही कहना चाहता है कि ना जाने कितने ही कष्टों को झेला है, बहुत से राजनीतिक लोग हैं, आतंकवाद हैं, धार्मिक कट्टरता वाले लोग हैं, तो हमारी संस्कृति को बहुत से कष्टों से गुजरना पड़ा है। हर कोई अपने अपने लिए अलग अलग स्वार्थ का प्रयोग करते हुए इस संस्कृति को खंडित करना चाहा है सबने, लेकिन फिर भी आज भी हमारा ये जो भारत है अपनी संस्कृति को चूर्ण बनाए हुए है, इसकी संस्कृति को कोई नष्ट नहीं कर पाया है, इसकी परंपरा आज भी बनी हुई है। बहुत से संकट झेले हैं भारतीय संस्कृति ने, ना जाने कितने ही बार बाहरी देशों ने आक्रमण किया है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत से ऐसे धर्म कट्टर लोग थे जिन्होंने अपने धर्म को स्थापित करना चाहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आज भी हमारी संस्कृति जीवित है और इसी संस्कृति की वजह से आज भी हमारा विदेशों में, देशों, दूसरे अन्य देशों में प्रभाव है। इसीलिए इकबाल जी कहते हैं कि बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा। कुछ तो हमारे देश में है, कुछ तो हमारी ऐसी हस्ती है कि आज भी हमारी हस्ती नहीं मिट रही। भले ही संसार सारा दुश्मन रहा है हमारा, सबने हमें कष्ट दिया है, लेकिन आज भी, क्योंकि हर प्रकार से हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए विदेशियों ने बहुत अधिक, अंग्रेजों ने भी बहुत अधिक प्रयास किए, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति को वो मिटा नहीं सके। हालांकि हम पे जो कष्ट था गुजरा, जो हमारे ऊपर समय, वो बड़ा कष्टदायी था, बहुत पीड़ा झेली हमारे पूर्वजों ने, बहुत कष्ट उठाया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी संस्कृति से समझौता नहीं किया। इसीलिए आज भी हमारी जो हस्ती है वो मिटती नहीं है, आज भी हमारा नाम है और हमारी भारतीय संस्कृति की वजह से आज भी हमारी भारत की पहचान है। और अब तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारे भारत ने विदेशों में, अमेरिका जैसे देश को अपने सामने झुका लिया है। आज हमारे साथ में अन्य बहुत से ऐसे देश हैं जो खड़े हुए हैं, किस लिए? आज हमारे भारत की पहचान मिल गई है, हमारे भारत की फिर से वो पहचान मिली है, इसलिए आज हम फिर सर उठाकर सीना तान के खड़े हो गए हैं। यही है कि चीन आज हमसे डर रहा है और हम उससे युद्ध के लिए आज सामने खड़े हुए हैं। ये हमारी संस्कृति की ही ताकत है, हमारे इस देश में अखंडता की ताकत है, इसलिए हम खड़े हैं आज डटकर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है।
यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। लेखक क्या कहता है? लेखक नैतिक क्या कहते हैं? चरित्र को। ठीक है ना बच्चों, लिख सकते हैं आप चरित्र संबंधी, लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं चरित्र संबंधी। आध्यात्मिक किसे कहते हैं? जिसका आत्मा से संबंध होता है। ठीक है ना, आत्मा से संबंधित लिख सकते हैं बच्चों आप। ठीक है, अनंत काल से, अनंत जिसका अंत ही नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट, सामने लिख सकते हैं, सामने। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, अस्पष्ट रूप से। ठीक है, मूर्त कहते हैं साकार, जीवित व्यक्ति। ठीक है, कहते हैं ना साकार, मूर्त रूप दे दिया है, साकार। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। लेखक क्या कह रहा है? लेखक कहना चाहता है कि राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय एकता की जो प्राण शक्ति है, जो प्राण शक्ति इसकी नीति और आध्यात्म में निहित है। जो हमारी जो नीति शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो किसमें है? आध्यात्म में निहित है। आध्यात्म बच्चों, आध्यात्मिक बहुत बड़ी शक्ति होती है। ठीक है, आध्यात्म में निहित है। और अगर देखा जाए वास्तविक रूप से सत्यता तो यही है कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें पवित्र चरित्र और आत्मा का हमेशा चिंतन होता है। ऐसे जैसे कोई झरना बहता है लगातार, जितना व्यक्ति चिंतन करता है, और ऐसा झरना ज्ञान का, आध्यात्म का, जो कभी दिखाई नहीं दे सकता है, स्पष्ट नहीं हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से बहता है, इसलिए उसे कोई देख नहीं सकता है। तो बच्चों, लेखक कहना चाहता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति सनातन हमेशा जो चली आ रही है, ठीक है, तो क्या ये हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते देखा, हंसते रोते देखा, जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डालकर हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को खिला दिया। क्या कहना चाह रहा है लेखक? लेखक कहना चाहता है वास्तव में हमारा सौभाग्य है कि हमने इस आधुनिक युग में जो जन्म लिया है, तो इसमें जो हमारा चरित्र है, आध्यात्म की सजीव जो मूर्ति है, साकार मूर्ति है, वो हमारे अंदर विद्यमान है। लेखक ने यहाँ पर महात्मा गांधी को अपना आदर्श माना है, तो उन्हीं के रूप में कहा है कि महात्मा गांधी जो हमारा नेतृत्व करते हैं, मतलब वो अच्छा है, बहुत अच्छा समझते हैं, और हमने उन्हें हंसते रोते चलते ऐसी साकार मूर्ति को देखा है क्योंकि उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने आप को सत्य और अहिंसा के बल पे आगे बढ़ते हुए दिखाया है। तो लेखक ये कहना चाहता है कि एक उनके द्वारा एक नई आशा, नई स्फूर्ति, नया ज्ञान, नई शक्ति प्राप्त हुई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी ने जो सत्य और अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया है। और इस जो एक तत्व है, ये अमर तत्व है, ये मिट नहीं सकता है। तो लेखक यहाँ पर कहता है कि इसी संस्कृति की वजह से, अमृत की वजह से मानवता की रक्षा हुई है, मानव जाति की रक्षा हुई है, इसी अमृत की वजह से, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए भी आवश्यक हो गया है। वास्तव में हमारे लिए आज एक कल्याणकारी हो गया है। ठीक है, हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं। हमारा देश कैसा है? प्रजातंत्र अर्थात जहाँ पर प्रजा का शासन है, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता का भी। यहाँ पर हमारे देश में व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतंत्रता है, अपने अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना,
पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो कैसे रहे, कैसे पहने, कैसे खाए, उसे स्वतंत्रता है। ठीक है ना। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है। यहाँ क्या बताया है? यहाँ बताया है कि विरोध कब होता है? जब व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, दूसरे की अवनति चाहता है, या दूसरे का जब विकास होता है तो उसमें अपने बाधाएं पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वहां पर क्या होता है? संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और यही संघर्ष फिर हिंसा का रूप ले लेता है। तो कहा है कि सभी के विकास के लिए क्या होना चाहिए? अहिंसा, अर्थात किसी के भी विकास में किसी को बाधक नहीं बनना चाहिए, उसे अपना अपना विकास करने देना चाहिए। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया। अहिंसा का दूसरा नाम, दूसरा रूप त्याग है। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जब हम, अहिंसा का दूसरा रूप क्या है? त्याग है। जब हम किसी के लिए त्याग करते हैं, जब हम किसी के लिए त्याग करके कुछ कार्य करते हैं, तो हर व्यक्ति आगे, हमारे आगे नतमस्तक हो जाता है। तो लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि अगर हम समाज में भी जो व्यवहार करते हैं, अहिंसा का व्यवहार करते हैं, तो वास्तव में उस अहिंसा से हमारा एक अलग प्रभाव पड़ता है लोगों पर। ठीक है ना। और इसका दूसरा नाम त्याग है। और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। जब हम स्वार्थी होते हैं तो हमारे अंदर हिंसा उत्पन्न हो जाती है। हम क्लेश में आते हैं, विद्रोह करने लगते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ने लगते हैं। तो ये किस लिए? स्वार्थ, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि हम अपना ही सुख चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, तब हम कहीं जाके स्वार्थी बन जाते हैं। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है, और भोग भी त्याग से ही पाया है। श्रुति कहती है, वेद शास्त्र क्या कहते हैं? तेन त्यक्तेन भुजन्तीता। क्या कहा है बच्चों? इसमें ये बताया है कि जो भी करो त्याग की भावना से भोग करो। जो आपको मिला है उसमें त्याग की भावना से ही भोग करना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। लेखक क्या कह रहा है? लेखक कहता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति का मूल अगर आधार है वो हमारी अहिंसा है। अहिंसा माने जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा द्वेष क्लेश कुछ ना हो। इसलिए ये नैतिक सिद्धांतों की बात कही। हम मन वचन कर्म से हिंसा ना करने का हमें बताया गया है। इसमें बताया गया, उल्लेख किया गया कि हमारे मन वचन कर्म से हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर हमने मन में भी किसी के प्रति द्वेष कर लिया तो भी वो हिंसा है। कर्म से किसी के प्रति विद्रोह कर दिया वो भी हिंसा है। इसलिए हमें मन वचन कर्म से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, बुरा सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अहिंसा का सबसे बड़ा नाम क्या है? त्याग है। और जब हम अपने स्वार्थ रूप में अगर हम देखेंगे, अपना ही अपना करेंगे, तो हिंसा हमारे अंदर आती रहेगी, और हिंसा ही स्वार्थ है। और फिर तो हमारे अंदर क्या रहेगा? आपस में कोई प्रेम ही उत्पन्न नहीं होगा। और जब हम इस चीज को, स्वार्थ को त्याग देंगे तो हिंसा नहीं आएगी, अहिंसा होगी, क्योंकि हमने त्याग कर दिया, और त्याग का नाम अहिंसा है। इसलिए एक मानव दूसरे मानव को कष्ट अथवा हानि तब पहुंचाता है जब वो स्वार्थ के वश में होता है। जब अपना स्वार्थ देखता है तब कहीं वो जाके दूसरे को कष्ट देता है। इसलिए अगर आपको कुछ भी आगे बढ़ना है, करना है, तो किसी को हिंसा मत पहुंचाओ, किसी को कष्ट मत दो, अपना स्वार्थ मत देखो, त्याग करके कुछ आगे बढ़ो, तब कहीं जाके हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है कि क्या कहा है कि जो भोग भी करो वो भी त्याग पूर्वक करो। ठीक है। त्याग की भावनाएं जब आती है तो हर किसी को क्या होता है? एक अनुभूति होती है, शांति का अनुभव होता है। तो कहा है तभी हम हर किसी के बीच का विरोध शांत कर सकते हैं। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छता
पूर्वक अपने अपने रास्ते पहने दिया। मतलब यहाँ भारत ने कभी भी किसी को अपने धर्म के अनुसार नहीं रोका है, उसको चलने दिया है। जिसका जो धर्म है वो करे। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिला दिया तथा देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। हमारे भारत में कभी भी ये नहीं सोचा है हमारे देश ने कि हम लड़ाई झगड़ा करके ही कुछ प्राप्त करें। हमारे अंदर क्या था, हम प्रेम और सौहार्द से, प्रेम के व्यवहार से ही हम दूसरों में अपना स्थान बनाएं। हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हमने कभी भी तलवार की जोर पे नहीं सब कुछ प्राप्त करने की सोची है। ठीक है, दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा। हमारा देश ऐसा नहीं है बच्चों कि जबरदस्ती किसी पर कब्जा करे। हमारे देश में रहने वाले लोग भी ऐसे नहीं हैं कि आपस में सबका छीन कर कोई खा ले, तो काहे नहीं किया। उनके हृदयों को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए तो भूलते जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, लेखक क्या कहना चाहता है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति ने हमें त्याग करना सिखाया है। हमें लड़ना झगड़ना या प्रभुत्व स्थापित करना नहीं सिखाया है। हमारी जो संस्कृति है वो हमें हर प्रकार से त्याग कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमारे यहाँ कभी भी देश, लड़ाई झगड़ा राग कुछ भी नहीं है। तो बच्चों आगे का पढ़ते हैं। देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों को हमें बराबर ध्यान रखना होगा। देखिए बच्चों कि किसी प्रकार के कोई दंड परिणाम ना आए, इसलिए कैसे हम आगे अपनी उन्नति करें, कैसे सुरक्षित रहें, किस रीति का किस प्रकार से हम रखें, इस बारे में क्या बताया लेखक ने। दो बातों को ध्यान रखने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? पहली बात तो ये है कि हर प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों को सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। देखिए बच्चों, वास्तव में अगर हम देखा जाए, आज प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर जो कोरोना की पड़ी है, अगर हम, क्योंकि हमने तो अभी वर्तमान में इसी को देखा है, तो भी हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकी है। ठीक है ना, हमारे देश को बांट नहीं सकी है, हम लोगों को अलग नहीं कर सकी है। इसी प्रकार बहुत से विदेशी लोग आए, फिर भी हमें अलग नहीं कर सके। हमारी किसकी वजह से? हमारी संस्कृति की वजह से, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। हमारे यहाँ वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा ही नहीं है। तो कहा है लेखक ने कि कब नहीं हुई, हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, बड़े बड़े लोग आए, यहाँ स्थापित किया उन्होंने अपने राज्य को, बहुत लोगों ने शासन किया, फिर भी विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, बहुत से संप्रदायों का, वर्गों का विनाश भी हुआ, उदय भी हुआ। हम विदेशियों से, उत्थान कहते हैं ना, उदय, ठीक है ना, उदय, पतन मतलब विनाश, लिख सकते हैं बच्चों आप लोग। हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, मतलब जब हम पर कोई बाहर से शासन करने आया, हमें गुलाम बनाया, तो हम परेशान तो हुए, बहुत परेशान हुए, क्योंकि हमें कष्ट भी झेलने पड़े। लेकिन हमारी प्रकृति को नहीं कोई बदल सका। तो कहा है, पर हम प्रकृति और मानवों ने अनेक प्रकार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए। मतलब हर प्रकार से प्रकृति ने भी हमें कष्ट दिया और मानवों ने भी हमें कष्ट दिया, बहुत बड़े मुसीबतों को भी हमने सहन किया, पर हम लोग बने रहे, पर फिर भी हम लोग बने रहे। किस लिए? हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन सृजनात्मक शक्ति बनी रही। लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है हर प्रकार से हमें कष्ट प्राप्त हुए, मानव के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, लेकिन फिर भी हम उसी प्रकार अडिग रहे और खड़े रहे, हमें कोई नहीं हिला सका। किस लिए? हमारी संस्कृति की वजह से, और संस्कृति भी जीवित रही और हम लोग आज भी उस संस्कृति को लिए खड़े हैं और आज भी हमारे अंदर फिर से सृजन करने की शक्ति
बनी। आज भी हमारा जीवन सुरक्षित है। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के। बच्चों, लेखक ने जो बताया है बड़े आराम से आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दुर्दिनों कहते हैं ना, बुरे दिन, खराब दिन जो हमारे हैं। ठीक है, लिख सकते हैं बुरे दिन, खराब दिन। ठीक है, कुछ भी दिनों। ठीक है, मनुष्यों कहते हैं विद्वानों को। ठीक है, विद्वान लिख सकते हैं। कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में क्रांतिकारी को, किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने एक ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी संस्कृति चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। देखिए बच्चों, लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति थी, बहुत से सब जानते हैं कि जब हमारे भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया, बहुत लंबे समय तक शासन करते रहे, बहुत उन्होंने हमें सताया, कम से कम 100 वर्ष तक ऐसी स्थिति रही। तब उस समय कहीं भारतीयों को बहुत दुर्दिन कहते हैं ना, बहुत उनका नाम दिया गया कि हाँ वास्तव में कितना कष्ट भोगा होगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी यही कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने अत्याचार किया यहाँ भारतीयों पर, लेकिन फिर भी वो हमारे भारतीयों का जो धैर्य था उसको डिगा नहीं सके, हिला नहीं सके। उन्होंने हम पे बहुत शासन किया, संघर्ष किया। निरंतर हमारे जो भारतीय थे वो संघर्ष करते रहे, हमेशा लड़ाई में आगे बढ़ते रहे, लेकिन कभी वो हमें हिला नहीं सके, डिगा नहीं सके अपने जो लक्ष्य था उस प्राप्ति से। इसमें नाम लिया है कि महात्मा गांधी का नाम लिया है कि वास्तव में कितने कर्मठ रहे हैं वो नेता। ये सब हमारी संस्कृति की ही देन है कि अंग्रेजों की दास्ता के आगे हमें बढ़ने से रोक सकी, नहीं तो हम तो दास्ता स्वीकार कर लेते। तो कहा है कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई अपने कवित्व से, ओजपूर ऐसी रचनाएं की जिससे हम बहुत प्रभावित हुए। महर्षि अरविंद ने कितना सहयोग किया, रमण जैसे महर्षियों ने अपनी योग साधना से ना जाने कितने ही लोगों को निखारा। बहुत से क्षेत्र अगर देखा जाए, वैज्ञानिकों को भी देख लिया जाए, तो हर तरह से उन्होंने हमारे लिए आगे बढ़ाया। वरना विद्वान तो वरना अंग्रेज तो ये चाहते थे कि पूरी तरह से ये लोग गुलाम बन जाएं, लेकिन हमारी संस्कृति और इन लोगों की वजह से, महान लोगों की वजह से हम अस्तित्ववान रहे। हमें कोई मिटा ही नहीं सका, हमारे आध्यात्मिक गौरव को कोई डिगा ही नहीं सका। ये सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति थी जो हमारे लिए किस तरह से पहाड़ों से भी मजबूत बनाती है, समुद्र से भी गहरा बनाती है और आकाश से भी व्यापक विस्तार ऊंचा बनाती है। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ा लीजिएगा किताब को। आगे की जो अन्य पैराग्राफ हैं हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।